जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत की कुछ प्रमुख नदियां जैसे कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों के संदर्भ में बहुत डिटेल में मैपिंग करने वाले हैं और इसके साथ साथ इस पूरी नदी प्रणाली से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन करके आते हैं उनको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली। देखो, अगर भारत की अपवाह प्रणाली की बात करें तो इसको हम लोग मुख्य तौर पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो हिमालयी नदियों का अपवाह प्रणाली होता है और दूसरा जिसको हम लोग पेनिसुलर इंडिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो आज की ये जो पूरी क्लास है ये हिमालयी नदियों पर बेस्ड है। यहाँ पर हम लोग तीन प्रमुख नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों की प्रॉपर यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले इस बात को समझो कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, अपवाह प्रणाली से मतलब क्या है। तो जो जल का प्रवाह होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपवाह प्रणाली। तो इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग इन तीनों प्रमुख नदियों की जो जल प्रवाह की दिशा है, इनमें कौन कौन से सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहां कहां से आकर के मिल रही है, इन सब के बारे में चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक चीज यहां पर और समझो भाई, अगर हम अपवाह पैटर्न की बात करें, ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, देखो कोई भी रिवर जब फ्लो करता है ना तो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे आप समझना, मानो कोई बॉलर है, जब वो बॉलिंग करा रहा है तो क्या उस हर बॉलर का एक अपना पैटर्न होता है। सिमिलर तौर पर हर रिवर का अपना एक पैटर्न होता है। इन पैटर्न को मुख्य तौर पर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से पैटर्न है भाई? एक पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुमाकार आकृति, ध्रुमाकार प्रतिरूप। इसका मतलब क्या हो भाई? जो पेड़ की शाखाओं के समान अपनी ड्रेनेज सिस्टम को बना रहा है। इसका इंग्लिश होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा टफ है, बट हमको समझना है कि ध्रुमाकार पैटर्न ये होता है जो कि वृक्ष की शाखाओं के समान अपनी प्रणाली को डेवलप करता है। जनरली जितने भी नॉर्थ इंडिया की नदियां प्रणाली सिस्टम है, ठीक है, जितने भी आपकी नॉर्थ इंडिया की नदियां हैं वो चूंकि समतल मैदान पर फ्लो करती हैं, वो आपका एक समतल प्लेन होता है। तो उस संदर्भ में क्या होता है कि वो नदियां अपनी कई दिशाओं में अपनी छोटी छोटी शाखाओं को निकालती चलती हैं। तो उसको हम लोग यहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो आकृति है ये ध्रुमाकार आकृति। तो ऐसा पैटर्न आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, उत्तरी मैदान की जो नदियां है वहां पर देखने को मिलता है। चलिए सेकंड पैटर्न को समझते हैं। पहले सेकंड पैटर्न आपका कहलाता है अरीय पैटर्न या फिर रेडियल पैटर्न। अब ये रेडियल पैटर्न क्या होता है भाई? नाम से ही बहुत क्लियर है कि अरी है, ये सभी दिशाओं में बह रहा है। मतलब कि कोई पहाड़ी है, कोई चोटी है और उस चोटी से हर दिशा में कुछ कुछ नदियां फ्लो कर रही हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, पेनिसुलर इंडिया के क्षेत्र में आपको अमरकंटक श्रेणी से बहुत सारी नदियां निकलती हुई दिखती है वहां पर। जैसे कि वहां से नर्मदा निकलती है, वहां से आपकी सोन रिवर निकलती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां जब किसी चोटी से निकलती हैं हर दिशाओं में, उसको हम लोग कहते हैं रेडियल पैटर्न या फिर अरीय पैटर्न। ध्यान रखना, ये मैं केवल आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, इस पूरे टॉपिक से प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न ये पूछता है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियां किस प्रकार के प्रतिरूप को फॉलो करती हैं। तो वहां पर आंसर क्या होगा? रेडियल पैटर्न है, वो अरीय पैटर्न है। ध्यान रखना, देखो ये आपकी एक पहाड़ी चोटी है, आप यहां पर देख रहे हो कि हर दिशा में कोई ना कोई रिवर यहां से आपकी निकल रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल पैटर्न। ठीक है, रेडियल पैटर्न। समझ गए बात को आप लोग? अब समझो भाई, थर्ड पैटर्न यहां पर क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं जाली पैटर्न। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जाली पैटर्न। अब कहोगे सर जाली पैटर्न क्या है? दरअसल ये पूरा पैटर्न केवल एक यही पैटर्न ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल पैटर्न है। समझने का प्रयास करता है कि होता क्या है। देखो भाई, जाली पैटर्न में ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई एक प्रमुख नदी है, ठीक है, कोई एक प्रमुख नदी है जो फ्लो कर रही है, ठीक है, जो फ्लो कर रही है। अब देखो हर नदी की कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो हम लोग पहली जो सहायक नदियां होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सहायक नदियां। ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी रिवर। जैसे कि अब देखो भाई, मैं जिसको पिंक से ड्रॉ कर रहा हूं ये आपकी प्राथमिक सहायक नदियां हैं। वो क्या है? आपकी प्राथमिक सहायक नदियां, इस बड़ी वाली नदी की। अब हर सहायक नदी की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सहायक नदियां। ठीक है, द्वितीयक सहायक नदियां। तो अब अगर द्वितीयक सहायक नदियां प्राथमिक सहायक नदियां के समकोण पर हो, या फिर अगर मैं कहूं तो द्वितीयक सहायक नदियां मुख्य नदी के पैरेलल में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जालीनुमा पैटर्न बन रहा होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अगर आपकी द्वितीयक सहायक नदियां इस प्रकार से फ्लो कर रही हैं, ठीक, इस प्रकार से आपकी प्राथमिक सहायक नदियों से मिल रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जालीनुमा पैटर्न यहां पर बन रहा है। फिर से समझो भाई, जाली क्या होती है भाई? अगर आप घर में देखोगे तो जाली क्या होता है? जाली का पैटर्न कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर जब कोई नदियां मिलती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जालीनुमा पैटर्न। यहां पर ड्रेनेज सिस्टम का है। जनरली ये जो पैटर्न है, द रिवर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। ध्यान रखना, जो हम ध्रुमाकृतिक आकृति देख रहे थे, जो हम डेंड्रिटिक नेचर का पैटर्न देख रहे थे, वो पैटर्न आपको नॉर्थ के मैदानों में देखने को मिलता है, प्लेन रीजन में देखने को मिलता है।
जबकि अगर आप हिमालयी रेंज में जाओगे, ठीक है, अगर आप नॉर्थ के और ऊपर बढ़ोगे तो आपको हिमालय के अपर पार्ट में जो नदियां का पैटर्न देखने को मिलता है वो जालीनुमा पैटर्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं जालीनुमा पैटर्न। बात क्लियर है? तीन प्रकार का आपने ड्रेनेज सिस्टम देख लिया। चौथा क्या होता है भाई? बहुत सिंपल था, सेंट्रीपिटल या फिर केंद्राभिमुख पैटर्न जिसको कहा जाता है। केंद्राभिमुख से मतलब क्या है कि भाई कोई एक झील है और उस झील में उसके अगल बगल की सभी नदियां आके क्या कर रही हैं, अपने पानी को छोड़ रही हैं, या फिर कोई बहुत गर्त है, कोई गड्ढा है और बाकी चारों तरफ से नदियां आकर के यहाँ पर अपने पानी को छोड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं केंद्राभिमुख, केंद्र की तरफ जाती हुई पैटर्न। ठीक है, केंद्र की तरफ जाता हुआ पैटर्न जो होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न या फिर केंद्राभिमुख पैटर्न। याद रहेगा, आपने ड्रेनेज सिस्टम के चार प्रमुख पैटर्न यहां पर डिस्कस किया। अभी जो सेंट्रीपेटल पैटर्न का एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो आपको मणिपुर का जो लोकटक लेक है वो यहाँ पर एक बहुत फेमस एग्जाम्पल इस बात का है, तो इसको ध्यान रखना, उसको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप कि ये सारी चीजें तो आपने चारों पैटर्न देखा, ध्रुमाकार तथा डेंड्रिटिक पैटर्न, अरीय या फिर रेडियल पैटर्न, जाली या फिर ट्रेलिस पैटर्न, केंद्राभिमुख या फिर सेंट्रीपेटल पैटर्न, ये चारों पैटर्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इन चारों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग को कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि अगर हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग, है ना, अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओरिजिन अगर हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करें तो दो प्रमुख पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रमुख पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा होता है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आज की पूरी क्लास हिमालय नदियों पर होने वाली है, ठीक है। अब देखो भाई, इस हिमालय नदी के अंतर्गत तीन प्रमुख नदियां शामिल होती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र, आईजीबी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। समझना प्रारंभ करो। ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालय नदियों का ड्रेनेज सिस्टम है, दरअसल इसका जो सोर्स होता है, यहाँ पर जो वाटर का सोर्स होता है ना, वो दो प्रकार का सोर्स होता है, दो बहुत प्रमुख सोर्स है। एक जो कि ग्लेशियर है, वो पिघलता है तो नदियों में पानी आता है, पहली बात तो बहुत क्लियर है। दूसरा, यहाँ पर बारिश भी होती है जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि पानी की मात्रा बढ़ती है। तो हिमालयी नदियां जितनी भी हैं वो आपकी 12 मासी नदियां कही जाती हैं, मतलब वो साल के 12 महीने पानी उसमें फ्लो करता रहता है। जबकि पेनिसुलर इंडिया की बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जहां पर साल के 12 महीने पानी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि वहां पर कोई ग्लेशियर नहीं है, उनका सोर्स ग्लेशियर नहीं, केवल मानसून या फिर बारिश ही है। तो हिमालयी नदियों का जो फ्लो होता है वो 12 मासी होता है। ये बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखनी है। कारण क्या है कि यहाँ पर इनका जो सोर्स है वो दो प्रकार का, एक ग्लेशियर है और एक मानसून है, ठीक है। अब देखो भाई, आगे बढ़ो। ये हिमालय नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो देखो, जब भी वो अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाती चलेंगी। जैसे मानो अगर वो पहाड़ से होकर जा रही हैं तो पहाड़ को काटते हुए चलेंगी, अगर वो किसी झरने, किसी बहुत हाइट से गिर रही हैं तो यहाँ पर झरना बना रही हो, कहीं पर रैपिड बना रही हो, कहीं पर वी आकार की वैली बना रही होंगी, कहीं पर यू आकार की वैली बना रही होंगी। हमने वैली संदर्भ पढ़ा था, घाटी आपने देखा था जब हम हिमालय के मैप को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको घाटी समझा था घाटी क्या होता है, याद है ना, ध्यान रखना। तो अब इसी प्रकार से ये नदियां जब पहाड़ों से उतर करके मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, आपका भाबर, तराई, इन रीजन से आगे बढ़ती हैं, तो ये क्या करती है ना कि समतल क्षेत्रों में बहुत सारी आकृति बनाती है। जैसे कि एक प्रमुख आकृति जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक आपको यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड प्लेन का भी निर्माण करती है, बाढ़ के मैदानों का भी निर्माण करती है, और आगे चल करके समुद्र के किनारे आपको इनकी आकृति डेल्टा रूप में देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डेल्टा रूप में देखने को मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि देखो, जब ये समतल मैदानों में आगे बढ़ रही है ना, जैसे मानो आपका रूम है, आप अपने रूम में एक गिलास पानी गिराओ तो क्या होगा, वो पानी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसका कोई बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो वैसे ही जब ये समतल मैदानों की तरफ आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ जितना भी अवसाद लेकर के आई रहती है, अब वो धीरे धीरे उन अवसादों को समुद्र के किनारों पर गिराना प्रारंभ करती है। इसीलिए जब भी आप डेल्टा की आकृति देखोगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेल्टा के पैटर्न को देखोगे तो वो पैटर्न आपको समुद्र के अंदर थोड़ा सा दिखाई देता है, समुद्र के अंदर थोड़ा सा दिखाई देता है, ये इसकी बहुत खासियत होती है। तो ये हिमालय रीजन का पूरा एक बेसिक पैटर्न होता है, बेसिक सिस्टम होता है। इसके साथ साथ ये कुछ विसर्ग का निर्माण करती है, इसको लोग मिएंडर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। मिएंडर के साथ साथ आपको हिमालय नदियों में ही एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट और देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं नदी अपहरण का कॉन्सेप्ट। उसका एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, तिस्ता नदी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, बाद में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को भी डिस्कस करोगे, नदी अपहरण का एक एग्जाम्पल है। तो ये पूरी बातें क्लियर हो गया। अब समझो भाई, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चीजों की मैपिंग। देखो, हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले सिंधु नदी प्रणाली से, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम से हम चीजों को प्रारंभ करेंगे। देखो, जो इंडस रिवर सिस्टम है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, ठीक है, बहुत फेमस है। आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन को भी देखा हुआ है हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। अब
अगर हम सिंधु नदी प्रणाली की बात करें तो जैसे आप शादी का कार्ड भेजते हो ना, तो शादी कार्ड पे क्या लिखते हो? सपरिवार। तो सपरिवार का मतलब होता है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप सिंधु रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर केवल एक नदी नहीं है, सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं है, इसके अंतर्गत इसके साथ साथ 5 अन्य सहायक नदियां भी होती हैं। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट सपरिवार के तौर पर आता है। यहाँ पर आप लोग इसके अलावा, सिंधु के अलावा 5 अन्य नदियों को भी पढ़ने वाले हो। इस बात का भी ध्यान रखना, उन 6 नदियों में सबसे पश्चिमी नदी, सबसे वेस्टर्न नदी कहूं मैं, या फिर मैं कहूं तो भारत में हिमालय की सबसे वेस्टर्न रिवर कौन सी है? वो आपकी है इंडस रिवर। वो आपकी क्या है? इंडस रिवर है। चलिए मैप से चीजों को स्टार्ट करते थोड़ा सा और फिर देखते हैं कि मैपिंग में हम लोग को कैसे कैसे चीजें यहाँ पर पढ़नी है। देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझो कि जो सिंधु नदी का उद्गम है, ध्यान देगा आप लोग, जो सिंधु नदी का ओरिजिन है वो कहां से होता है। तो सिंधु नदी के ओरिजिन के संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक पॉइंट डिस्कस भी किया था पहले भी, फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझना। देखो, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये कैलाश पर्वत रेंज क्या है, चलो समझते थोड़ा सा बेसिक से, फिर से आते हैं हम लोग हिमालय पर। हमने हिमालय में डिस्कस किया था कि सबसे नॉर्थ में आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन सी? ट्रिक मैंने बताया था, कलेजा याद करना है। कलेजा क्या है भाई? क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर। ठीक है, ये कलेजा पैटर्न है आपका नॉर्थ टू साउथ ट्रांस हिमालयन का। अब अगर आप ट्रांस हिमालय में जाओगे, ठीक है, ट्रांस हिमालय अगर आप जाओगे तो काराकोरम का ही एक भाग आपको देखने को मिलता है तिब्बत क्षेत्र में, उसको हम लोग कहते हैं लद्दाख, सॉरी कैलाश पर्वत रेंज। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत रेंज। ध्यान रखना, काराकोरम का ही विस्तार है आपका कैलाश पर्वत रेंज, ये आपका तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। अब कई सारी नदियों का उद्गम, ओरिजिन यहीं से होता है। कैलाश पर्वत श्रेणी में अगर आप देखोगे तो यहां पर मानसरोवर के निकट, है ना, मानसरोवर के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में जो तिब्बती क्षेत्र है वहां पर एक बोखरचू का एक ग्लेशियर है, और उसी बोखरचू के पास आपका एक है चिमांग यांगडुंग, नाम मैं नोट कर दे रहा हूं, चिमांग यांगडुंग। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग, अभी मैं पिछली क्लास में डिस्कस करा तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर चिमांग युंगडुंग जो है वो तो आपने सिंधु नदी का उद्गम बताया, फिर आप कह रहे हो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी है। दरअसल देखो, चिमांग युंगडुंग से कई सारी नदियां निकलती हैं। ये आपका कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रृंखला क्या है? आपकी काराकोरम का ही विस्तार है तिब्बत क्षेत्र में, और यहां से बोखरचू के निकट, ठीक है, चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। सिंधु नदी जो निकलती है वो आपकी बढ़ जाती है किस साइड में? वेस्ट की तरफ बढ़ जाती है, और ब्रह्मपुत्र आपकी बढ़ जाती है, वहां पर उसका नाम कुछ और रहता है, हम डिस्कस भी करेंगे, वो आपकी बढ़ती है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये आपका उद्गम क्षेत्र है। यहीं पर आप एक बात और ध्यान रखो, यहीं पर मानसरोवर भी है, यहीं पर आपका राक्षस ताल भी है। राक्षस ताल किस नदी का सोर्स है, अभी हम उसको भी डिस्कस करने वाले। तो मानो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है ना कि सिंधु नदी का उद्गम क्या है, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये भी सही है, बोखरचू ये भी सही है, चिमांग युंगडुंग ये भी सही है, मानसरोवर ये भी सही है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, चिमांग युंगडुंग उसका एक बहुत स्पेसिफिक नाम है जहां से वो निकल रही है। इतनी बातें क्लियर रहेंगी। अब देखो, जब यहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है तो निकलते हुए फ्लो कहां से करती है? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर हम काराकोरम और लद्दाख के बीच में देखें, ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में देखें तो यहां पर देखो, ये आपका काराकोरम था ऊपर, ठीक है, ये आपका काराकोरम है, ये आपका लद्दाख है, और ये आपका जास्कर है। ठीक है, तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से एक नदी फ्लो करती है, उसका नाम है श्योक रिवर। क्या नाम है? श्योक रिवर। मैंने कल आपको डिस्कस किया था। अब समझिएगा, अगर हम लद्दाख और जास्कर रेंज की बात करें तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से, यहां से देखो चिमांग युंगडुंग से ये सिंधु नदी निकल रही है, और ये आपकी लद्दाख और जास्कर के मध्य से फ्लो करते हुए आती है आपकी, और जाके अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। कहां पे पानी गिराती है? अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। तो अब ध्यान देना चीजों को, बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूं आपको। प्रश्न ये पूछता है कि सिंधु नदी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य से फ्लो करती है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से फ्लो करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसका नाम है श्योक रिवर, वो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से फ्लो करती है। ठीक है, अब एक बात मैं फिर से वापस आ रहा हूं अपने टॉपिक पर। अभी हमने आपको समझाया था कि जो सिंधु रिवर है, जो इंडस रिवर है, वो भारत में, ध्यान रखना ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है, भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। ये भारत में, ध्यान रखना, अगर आप ये भारत शब्द कंफ्यूज कर गए और आप केवल इसको हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी मान ले तो आप गलत कर दोगे। ये भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे वेस्टर्न रिवर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख और जास्कर के मध्य से आ रही है। इसी के मध्य में आपको लेह भी पड़ता है, आपको ये पता होगा कि लद्दाख और जास्कर के मध्य में इसी की तट पर आपको लेह भी देखने को मिलता है, लेह। ठीक है, तो लेह से होते हुए आपकी आगे बढ़ती है। इतनी पॉइंट क्लियर रहेगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और चीजों पर।
तिब्बत के क्षेत्र में जब ये रिवर निकलती है तो इसका एक नाम है, उसका नाम है सिंगी खब्बन। क्या नाम है? सिंगी खब्बन। सिंगी खब्बन का मतलब क्या होता है? लॉयन के फेस की तरह, मतलब शेर की मुंह आकृति का ये नदी मानी जाती है। ठीक है, शेर की मुंह आकृति की इस रिवर को कहा है, इसका नाम है सिंगी खब्बन। तो कई बार प्रश्न ये बनकर के आएगा कि सिंगी खब्बन किस नदी का नाम है? क्या नाम है वो? उस सिंधु नदी का है, वो इंडस रिवर का है। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर और चीजों को हम लोग समझते हैं। आप देखो तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल है? सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब और ब्यास। ये 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियों के तौर पर शामिल होती है। लेकिन सिंधु की इसके अलावा भी बहुत सारी सहायक नदियां, जैसे कि एक सहायक नदी आपने यहां पर देखा, उसका नाम था श्योक रिवर। उसका क्या नाम था? श्योक रिवर। कंफ्यूज मत होना, इंडस रिवर के, सिंधु नदी के बहुत सारी सहायक नदियां हैं। हम जो इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 5 प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास और चिनाब। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। एक स्टेटमेंट यहाँ पर और दिया हुआ है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सिंधु नदी है वो भारत में जो लद्दाख यूटी है उसके लेह जिले से होकर के बहती है। तो प्रश्न ये भी पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, या फिर निम्नलिखित में से सिंधु नदी कहां से होकर के फ्लो करती है? तो ध्यान रखना, लद्दाख जो कि हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके लेह जिले से होकर के क्रॉस करती है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से? तो आपकी लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर क्रॉस करती है। इसकी सहायक नदी जो श्योक नदी है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात और फिर क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे, तो ट्रिब्यूटरी का जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको एक बार समझ लो। बहुत क्लियर समझा रहा हूं, जैसे समझ, अगर कोई रिवर, ठीक है, ये आपकी एक रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है, ध्यान रखिएगा। अगर हम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अपना चेहरा करके खड़े हो, ठीक है, अपना चेहरा करके खड़े हो, और हम हमारे जो राइट साइड की जो एरिया पड़ेगा, इस बैंक पर जितने भी नदी मिल रही होगी उसको हम राइट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड के हमारे जो ट्रिब्यूटरी रिवर लेफ्ट बैंक पे मिल रही होगी उसको हम लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं। ठीक है, तो दाईं तट की नदियां और बाएं तट की नदियों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखो भाई, ये इंडस रिवर आपका था, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो इंडस रिवर है। अभी समझिएगा चीजों को, अभी मैं मैप ड्रॉ कराऊंगा, अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो अब इस ग्रीन लाइन की तरफ अगर आप फेस करोगे अपना, जिधर ये नदी फ्लो कर रही है, तो आप देखोगे तो ऊपर से आने वाली जितनी नदियां हैं वो आपकी राइट साइड की बैंक पर आकर के मिल रही है, राइट तट पर आकर के मिल रही है। जैसे कि श्योक नदी, तो श्योक नदी जो आपकी हो गई वो दाईं तट की नदी हो गई। जबकि ये जो बाकी 5 नदियां आपने अभी देखा, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब और ब्यास, ये सब बाईं तट की सहायक नदियां हैं। ये सब क्या है? ये सब बाईं तट की सहायक नदियां। तो कई बार प्रश्न ये भी बनकर के आता है कि चिनाब सिंधु की किस तट की सहायक नदियां हैं? आपको सर तो ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंगी खब्बन नाम है, कहां से निकल रही है, कैलाश पर्वत श्रृंखला से कैसे फ्लो कर रही है, सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम को लेकर के विवाद क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। विवाद बहुत लंबे समय से बना हुआ है, उस विवाद को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, दरअसल वर्ल्ड बैंक ने 1960 में, ठीक है, 1960 में एक ट्रीटी कराई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुई थी। और इस ट्रीटी के माध्यम से हमने कुछ डिसीजन लिया कि भाई इस रिवर पर किस नदी, किस देश का कब्जा रहेगा, किस देश का अधिकार रहेगा, इसको हमने डिसाइड किया हुआ है। तो एक बार वो समझते हैं। देखो, इस पूरे इंडस रिवर सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका पूर्वी नदियां, ईस्टर्न रिवर, दूसरी आपकी होती है वेस्टर्न रिवर या फिर पश्चिमी नदियां। हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि इंडस रिवर जो है वो भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है, मतलब इंडस रिवर आपका वेस्टर्न रिवर में आएगा। इतना तो बात क्लियर है। अब एक क्रम और याद कर लो आप लोग, ठीक है, CJI, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर जा रहे हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब ये पता है क्या फ्लो है? ये एक आपका रिवर सिस्टम का पैटर्न है, ट्रिक है याद करने, मैं समझाता हूं क्या। दूसरा पैटर्न याद करो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, दूसरा पैटर्न आप लोगों का है RBS। ठीक है, RBS यहाँ पर दिख नहीं रहा, रुको मैं आपको थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ CJIRBS। देखो भाई, 3 नदियों को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, जो ऊपर की 3 नदियां थी, मतलब जो CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया था, वो तीनों नदियां आपकी वेस्टर्न रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम में जो पश्चिमी नदियां होती हैं, उन 3 नदियों का नाम है चिनाब, झेलम और इंडस या फिर सिंधु नदी। याद रहेगा, चिनाब, झेलम और सिंधु आपकी पश्चिमी नदियां हैं। पूर्वी नदियां क्या है? तो RBS, ये फॉर्मूला याद कर लो। RBS क्या है? रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज, ये आपकी पूर्वी नदियां मानी जाती है, ईस्टर्न रिवर माना जाता है। अब देखो, ईस्टर्न रिवर जो है,
जो पूर्वी नदियां हैं इस पूरे प्रणाली के अंतर्गत, उन पर भारत का पूर्णतः अधिकार है। देखो, इंडियाज राइट्स ओवर दिस रिवर, ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाई विथ इंडिया। यहाँ पर सभी विशेष अधिकार इंडिया के पास मौजूद है, मतलब पूर्वी नदियों पर भारत का पूर्णतः अधिकार है। वेस्टर्न रिवर जो है, जो आपकी पश्चिमी नदियां हैं, 3 नदियां थी CGI, मतलब चेनाब, झेलम और इंडस, इन 3 नदियों पर भारत के कुछ लिमिटेड राइट्स यहाँ पर दिए गए, जैसे कि भारत यहाँ पर इरिगेशन के तौर पर इसका प्रयोग कर सकता है, मतलब इन पर इरिगेशन कर सकता है, इनके पानी का प्रयोग करते हुए सिंचाई कर सकता है। भारत यहाँ पर रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है। रन ऑफ द रिवर का मतलब ये होता है कि नदी प्रणाली की साइड साइड प्लस नदी की धारा को प्रभावित किए बिना यहाँ पर अगर भारत कुछ प्रोजेक्ट लगा रहा है तो वो लगा सकता है। इतना लिमिटेड अधिकार यहाँ पर इनको दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर का ये डिफरेंशिएशन है। कई बार प्रश्न पूछता भी है, कई बार प्रश्न एक और पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ भी इसको लगा दो, तो नॉर्थ टू साउथ का भी सेम क्रम है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है बीच में CGI ऊपर की तरफ जा रहे हैं और RBS नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये 6 क्रम याद रखो। ऊपर के 3 आपके नॉर्थ के क्रम भी हैं, आपके वेस्टर्न रिवर भी है, और आपके नीचे के जो क्रम है RBS, ये आपकी पूर्वी नदियां हैं या फिर आपकी ईस्टर्न रिवर से, ठीक है। ये क्रम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इतना याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, अब समझो थोड़ा सा कुछ बातों को और समझो। देखो, मैंने आपसे कहा ना कि जो ये नदियां थी आपकी 500 नदियां, ये 500 आपकी बाईं तट की नदियां थी, ठीक है। बाईं तट की नदियां थी। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं कि कैसे ये बाईं तट की नदियां हैं। देखो भाई, समझो ये बात। ये आपका यहाँ पर कैलाश, ये आपकी नदियां यहाँ पर मानो आ रही है, और यहाँ पर आपके तिब्बत क्षेत्र में कैलाश जो रेंज है वहां से मानसरोवर के निकट बोखर चुके केमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी की उत्पन्न हो रही है, निकल रही है, और निकलते हुए वो आपके भारत में प्रवेश कर रही है। भारत में प्रवेश करते हुए आपकी ये 2 प्रमुख श्रेणियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख और जास्कर, इसके मध्य से फ्लो करते हुए लद्दाख यूटी के लेह जिले से फ्लो करते हुए, ठीक है, आपकी आगे जाती है। जितनी भी नदियां थी, झेलम, चेनाब, ठीक है, और आप देखो राबी, व्यास और सतलज, ठीक है, राबी, व्यास और सतलज, इन तीनों का क्रम एकदम क्लियर है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये आपका इंडस रहा, तो अगर आप देखोगे तो ये 3 नदियां CJI इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, तो आपकी लास्ट की 3 नदियां थी RBS इस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। बात क्लियर रहेगा। अब ये सभी नदियां सिंधु नदी के बाएं तट से जाकर के मिल रही हैं, सिंधु नदी के लेफ्ट बैंक पर जाकर के मिल रही है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने आपसे क्या कहा, इनके अलावा कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि आपको राइट साइड से भी मिलती है, जैसे कि श्योक नदी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य से फ्लो करती है। इसके अलावा काबुल, कुर्रम, इन नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि दाएं तट की नदियां हैं, दाएं तट की आपकी नदियां बन जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन पूरे रिवर सिस्टम का पैटर्न कैसे कैसे। देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो जो झेलम रिवर है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नोट भी करते चल रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कहीं पर इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो झेलम रिवर आपकी है, ठीक है, जो झेलम रिवर आपकी है, ये रिवर, इस रिवर पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये निकलती है कश्मीर के वेरीनाग से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है, जो कि कश्मीर के निकट एक शेषनाग झील है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख लो, शेषनाग झील। तो कश्मीर के निकट शेषनाग झील, जो कि वेरीनाग के पास से, वहां से झेलम नदी का प्रारंभ होती है, ठीक है। और ये बुलर झील से फ्लो करते हुए, कहां से फ्लो करते हुए? बुलर झील से। तो प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में? प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुलर झील से होकर के फ्लो करती है? उसका नाम आंसर क्या हो गया? झेलम रिवर, ठीक है। तो ये फैक्ट नोट भी करना है, मैपिंग तो करेंगे हम लोग, साथ में फैक्ट भी नोट करते चलेंगे, ठीक है। प्लस इसी नदी पर आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, उसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं बुलबुल लिख रहा था, उसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। तुलबुल प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है वो इसी झेलम रिवर पर बनाया गया है। इसके अलावा समझो भाई, और समझो, चिनाब रिवर, यहाँ पर आप देखो, तो चिनाब रिवर की अगर मैं बात समझाऊं आप लोगों को, तो चिनाब रिवर है वो 2 प्रमुख सरिताओं का मिक्सचर है। कौन सी 2 प्रमुख सरिताएं भाई? एक का नाम है चंद्र, दूसरा का नाम है भागा। तो चंद्र को लेकर के जो भागा है, ठीक है, चंद्र भागा, इन सरिताओं को मिलने से चिनाब नदी का निर्माण होता है। अब यहां पर एक बहुत ही अपवाद स्वरूप प्रश्न बनता है, ठीक है। अपवाद स्वरूप प्रश्न ये बनता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी कौन है? तो उसका आंसर आपको कई जगह पे कई चीजें देखने को मिलेगी। एक पॉइंट याद करो, चिनाब इसकी जो आंसर होता है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चिनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। देखो, सहायक नदी कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि
जब दो धाराएं मिल रही हैं, अगर उन दो धाराओं की, मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर उन दो धाराओं की डेप्थ इक्वल इक्वल है, ठीक है, तो उन दोनों धाराओं के मिलने के बाद जो रिवर बनेगी उसका हम एक नया नाम रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये देखने को मिलेगा जब हम लोग पंचप्रयाग पढ़े होंगे, तब मैं समझाऊंगा अभी। पंचप्रयाग के अंतर्गत मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, यहाँ पर देखो, पंचप्रयाग के अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये आपकी बद्रीनाथ से एक नदी निकल करके आ रही है और एक आपकी धौली गंगा आ रही है। जो बद्रीनाथ से निकल करके आती है ना, उसका नाम यहाँ पर कुछ और रहता है। वो जब धौली गंगा से इसका नाम रहता है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलती है तो इन दोनों की चूंकि डेप्थ समान थी, तो जब मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ये बता रखना, ये सतोपत हिमनद यहाँ पर है, सतोपत आपका ग्लेशियर है, वहां से नदियां निकल करके आ रही हैं, ये सब कॉन्सेप्ट समझना। अगर किसी रिवर का डेप्थ ज्यादा है, किसी रिवर की डेप्थ ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो जिसका डेप्थ ज्यादा था वही नाम लेकर के आगे बढ़ जाता है। जैसे कि अब इसके बाद जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर के अलकनंदा बन चुकी है, अलकनंदा जब आगे निकल रही है, तो बाकी के जो चारों प्रयाग पड़ते हैं, उन चारों प्रयाग में इस रिवर का नाम अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि इसकी डेप्थ यहाँ पर ज्यादा है। इसी प्रकार से सहायक नदी में कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो बड़ी नदी रहेगी, ठीक है, जो बड़ी नदी रहेगी उसको हम मुख्य नदी मानते हैं। देखो भाई, नदियां आपस में मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। अब अगर दो तीन नदियां आपस में मिल रही हैं, तो उसपे जो सबसे बड़ी नदी रहेगी वो आपकी मुख्य नदी बन जाती है, बाकी सहायक नदियां बन जाती है। तो इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि जो चेनाब रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। चेनाब दो धाराओं चंद्र और सरिताओं से मिलकर के बनी हुई है। इसी के ऊपर आपका बगलिहार प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, नोट कर लेना। इसी के ऊपर आप लोगों का बगलिहार प्रोजेक्ट भी है, बगलिहार प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलता है, ठीक है। इसी के बाद और समझो भाई, रावी रिवर की अगर मैं बात करूं, तो रावी रिवर जो आप लोगों की दोस्तों है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के निकट एक रोहतांग दर्रा है, ठीक है, रोहतांग पास है, उस पास से हिमाचल प्रदेश में लिख लेना आप लोग, हिमाचल प्रदेश में यहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक कुल्लू पर्वत है रोहतांग दर्रे के निकट, ठीक है, वहां से निकलती है। इसी प्रकार से आप देखो तो व्यास रिवर जो है ना, जो व्यास रिवर है, व्यास रिवर, ये व्यास रिवर आपकी है, ठीक है, ध्यान देखिए, ये व्यास रिवर आपकी है। व्यास रिवर भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये जब रिवर आगे बढ़ती है तो हरिके बैराज, हरिके के स्थान है जहां पर व्यास और सतलज का मिलन होता है। ध्यान देना आप लोग, व्यास और सतलज का जहां पर मिलन होता है उसको हम लोग कहते हैं हरिके। वहीं पर एक बैराज का निर्माण किया गया, उसका नाम पड़ गया हरिके बैराज, ठीक है। और इसी हरिके बैराज से आप देखोगे तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी कैनाल को यहीं से निकाला गया है। कुछ कुछ पॉइंट हमने समझा, हमने इन ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां थी इनके संदर्भ में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखा है। इसके अलावा एक सतलज रिवर आप लोगों का बच गया। जो सतलज रिवर है, ये वही रिवर है जो मैंने आप लोगों से मानसरोवर का टाइम डिस्कस करा था कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। तो मानसरोवर के निकट राक्षस या फिर राकस ताल भी कहते हैं, राक्षस एक थोड़ा सा मुझे लगता है गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया है वो, ठीक है, राकस ताल कहते हैं उसको, ठीक है। राकस ताल से आपकी सतलुज रिवर यहाँ से निकलती है, मानसरोवर के निकट राकस ताल से सतलुज रिवर निकलती है। तो आपने जितनी भी यहाँ पर सहायक नदियां थी उनके बारे में कुछ कुछ चीजें देखा, फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान देना। झेलम नदी कश्मीर के निकट शेषनाग झील के वेरीनाग से निकलती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी के ऊपर ये जो नदी है ये बुलर झील से होते हुए आगे बढ़ती है। चुलबुल प्रोजेक्ट यहीं पर बनाया गया है। इसके अलावा जो चेनाब रिवर है वो चंद्र और भागा इन दो सरिताओं का मिक्सचर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी इसको माना जाता है। बगलिहार प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बनाया गया है। अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, व्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब समझना, व्यास रिवर जो है वो हरिके स्थान पर व्यास और सतलज का मिलन होता है, ठीक है, व्यास और सतलज का मिलन। सतलज नदी कौन सी है, जो कि राक्षस ताल से निकल करके आ रही है। तो सतलज नदी राक्षस ताल से निकल करके आ रही है, हरिके स्थान पर सतलज नदी व्यास नदी से मिल जा रही है। ये सब आगे जाकर के चेनाब में मिल जा रही है, चेनाब आगे जाकर के आपका सिंधु नदी में मिल जा रहा है। अब मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। इतने पॉइंट्स आप नोट कर लेना। इतने पॉइंट के साथ अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मैपिंग पर, ठीक है। मैप देखते हैं कि पूरे रिवर सिस्टम वास्तव में कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग गंगा रिवर सिस्टम से मैप बनाना स्टार्ट करेंगे और बहुत खतरनाक मैप बनाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहना आप लोगों को। देखो, अब देखो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इंडस रिवर आपकी है, थोड़ा कलर का पेन चेंज कर, कलर चेंज करता हूँ। ये इंडस रिवर आपकी, ठीक है। इंडस रिवर आ रही है, आ रही है, आ रही है आपके, देखो इंडस रिवर आपकी आते जा रही है। ये आपकी इंडस रिवर आते हुए अरेबियन सी में आपका यहाँ पर आकर के कराची के निकट पाकिस्तान में ये अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है। इतनी बातें तो बहुत क्लियर है, बहुत बेसिक बात है। अब समझिएगा, इसकी जो सहायक नदियां थी, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें क्रम याद कर रहे हैं, CJIRBS, ठीक है, CJIRBS। सीजीआई आपकी वेस्टर्न रिवर है, ठीक है। तो इंडस के बाद हम लोग देखते हैं पहले झेलम रिवर, झेलम नदी को, ठीक है। झेलम नदी कहाँ पर है भाई, देखो झेलम नदी आपकी कश्मीर के वेरीनाग से निकल रही थी, ये आपका है झेलम रिवर, ठीक है, कश्मीर के वेरीनाग से निकल रही थी। वहीं पर एक शेषनाग झील है, ठीक है, ये है। अब देखो ये आपकी आगे जाएगी 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 और आपकी यहाँ पर आगे जाकर के मिल जा रही है, ठीक है। झेलम रिवर कहाँ मिल जा रही है, चेनाब में मिल जा रही है।
यही कारण है कि मैं चेनाब को सबसे बड़ी सहायक नदी मान रहा हूँ। चेनाब को सबसे बड़ी सहायक नदी मानने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसमें आकर के सारी नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, अब समझो भाई, तो झेलम रिवर आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। अब समझो चेनाब तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, जो चेनाब रिवर है वो चंद्र और भागा इन दो सरिताओं से मिलकर के यहाँ पर आपका चेनाब का निर्माण हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो चंद्र और भागा इन दो सरिताओं से मिलकर के चेनाब का निर्माण होता है, और ये चेनाब नदी आपकी आगे आती है, ये आपके आकर के ये भी सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब समझो आपका चेनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया। अब हम लोग आते हैं रावी नदी पर। रावी नदी के बारे में आपको बहुत क्लियर बताया कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप ध्यान दोगे तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है कुल्लू पर्वत के पास, वहीं से आपकी रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, वहीं से क्या होता है, आपकी रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मैपिंग में कुछ इशू है, ये रहा आपका रावी, ये आपकी रावी रिवर है। ठीक है, रावी रिवर भी देखो आपकी चेनाब नदी में आकर के मिल जा रही है। रावी नदी भी आपकी चेनाब नदी में आकर के मिल जा रही है, और ये फिर फाइनली जाकर के सिंधु नदी मिलती है। अब समझो, मैंने आपसे एक बात और कहा कि जो हरिके स्थान है जहां पर व्यास और सतलज का मिलन हो रहा है, वो स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्थान भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो व्यास नदी आपकी आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, व्यास नदी आपकी आ रही है, आ रही है, और ये आपकी आकर के यहाँ पर मिल जा रही है। ठीक है, व्यास नदी आकर के आपकी, सॉरी, व्यास नदी आपकी सतलज नदी में यहाँ पर मिल रही है। ये आपका हरिके स्थान है, ये आपका हरि के स्थान है, हरि का स्थान है, और यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है, यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है। सतलज रिवर जो थी आपकी वो राक्षस ताल मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकल करके आपकी आगे बढ़ रही थी। तो ये मैप ड्रॉ करना, अब समझो मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ कैसे मैप ये बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा भारत से ज़्यादा बड़ा मैप हो गया, एक मिनट, अभी मैं आपको मैप समझाता हूँ मैप ये कैसे हम लोग को। ठीक है, देखो ये आपका सारी नदियाँ सिस्टम यहाँ पर हो गया। ठीक है, आपकी सारी रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, दिख रहा है चीज़ें क्लियर, ये इसकी सरिताओं का फ्लो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यही जब मैप में प्लॉट करोगे तो मैप में आपको चीज़ें दिख जाएंगी बहुत क्लियर तौर पर। अब समझो भाई, ये आपने देखा इतनी सारी इंपॉर्टेंट रिवर। अब हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं यहाँ पर, वो समझते हैं कि जो भारत की सबसे प्रमुख नदी सिस्टम है गंगा नदी सिस्टम, उसको थोड़ा समझना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, गंगा नदी को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि देखो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड को हम लोग मुख्य तौर पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड पहले तो यूपी का पार्ट था, बाद में अलग बन गया कि स्टेट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को मुख्य तौर पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक गड़जात का, ठीक है, गड़जात वाला इलाका। ठीक है, दूसरा आपका कुमाऊं इलाका। ठीक है, कुमाऊं इलाका। तो जो गड़जात वाला क्षेत्र जनरली यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो आपको गंगोत्री गोमुखी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और है, हम लोग सोचते हैं, मैंने प्रश्न भी लोगों से पूछा था कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग कहते हैं गोमुख से या फिर गंगोत्री से। आज हम लोग इस मिसकंसेप्शन को दूर करने वाले हैं, ये गलत एक बहुत बड़ा फैक्ट है, हालांकि उसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन वो फैक्ट सही नहीं है। समझिएगा कैसे, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं पंचप्रयाग को। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो पंचप्रयाग बहुत ही फेमस पांच प्रयाग है, और बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है जहां पर लोग घूमने और दर्शन करने भगवान का जाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है इसको समझते हैं पहले। निशांत सर, अभय सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है इसको हम लोग समझना थोड़ा प्रारंभ करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो सतोपत हिमनद, ठीक है, सतोपत हिमनद आपका एक यहाँ पर है, नोट कर लेना आप लोग इसको, ये मैं मैप आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। सतोपत ग्लेशियर है, ठीक है, सतोपत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस ग्लेशियर से दो प्रमुख धाराएं निकलती है। क्या निकलती है, दो प्रमुख धाराएं यहाँ पर निकलती है। एक धारा जिसका नाम आपका क्या है यहाँ पर, विष्णु गंगा, क्या नाम है, विष्णु गंगा। दूसरी धारा क्या नाम है, उसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, दूसरी धारा का नाम है धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आगे बढ़ती है तो एक जगह पर मिलती है, किस जगह पर मिलती है, उसका नाम आपका है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इसी को हम लोग जोशीमठ के नाम से भी जानते हैं। तो नोट करना, सबसे पहले सतोपद हिमनद, सतोपद हिमनद में दो प्रमुख ग्लेशियर है, क्या आपका एक यहाँ पर हिमनद पड़ जाता है एक और इसी ग्लेशियर से आपकी निकलती है विष्णु गंगा और दूसरी निकलती है धौली गंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सतोपत ग्लेशियर में बद्रीनाथ के आसपास से आपकी एक विष्णु गंगा निकलती है, एक धौली गंगा निकलती है, दोनों मिलकर के विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कहां पर, जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अब इस नदी का नाम चेंज हो चुका है यहाँ पर, और इसका नाम हो चुका है अलकनंदा। तो अब यहां से लेकर के आप आगे जहां तक जाओगे वहां तक आपको पढ़ना पड़ेगा अलकनंदा के बारे में। ठीक है, देवप्रयाग तक आपको यहाँ पर अलकनंदा के बारे में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। देखो भाई, अब ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है, आपकी एक रिवर आ रही है, इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। कंफ्यूज मत होना, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी एक अलग रिवर है।
नंदाकिनी एक रिवर यहाँ पर आ रही है जो कि अलकनंदा में जब मिले तो उसका निर्माण करिए नंदप्रयाग। नंदप्रयाग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब यहां से अलकनंदा फिर आगे बढ़ रही है तो एक नदी आ रही है, उसका नाम है पिंडार गंगा। क्या नाम है? पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा मिलती है कर्णप्रयाग के लोकेशन पर। कर्णप्रयाग के लोकेशन पर देखो, प्रयाग क्या है? प्रयाग एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहां पर कुछ नदियों का संगम होता है। जैसे प्रयागराज, हमारा जो इलाहाबाद था उसको हमने प्रयागराज नाम क्यों किया? क्योंकि वहां पे बहुत प्रमुख नदियों का संगम हो रहा है। बहुत प्राचीन और बहुत ऐतिहासिक नाम है वो, ठीक है। तो पंच प्रयाग आपको प्रयागराज से पहले ही देखने को मिल जाता है। उन पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग हमने देखा विष्णु प्रयाग, जहां पर आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर के मिल रही थी, ठीक है। विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिल रही थी। कई बार विष्णु गंगा को अलकनंदा ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है। कई बार इसको अलकनंदा ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ जोशीमठ में। आगे चल करके नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग बन गया। पिंडार गंगा मिली तो कर्ण प्रयाग बन गया। और आगे चलो तो दूसरे साइड से आप क्या केदारनाथ से निकलते हुए यहाँ पर केदारनाथ से निकलते हुए एक नदी आ रही है, उसका नाम है मंदाकिनी, या फिर इसको हम लोग कहते हैं काली गंगा। तो मंदाकिनी या काली गंगा केदारनाथ से निकलते हुए आ रही है, अलकनंदा में जहां पर मिल रही है उसका नाम रख दिया गया रुद्रप्रयाग। उसका नाम क्या रख दिया गया? रुद्रप्रयाग। अब ये रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ेगी जब, तो अब ध्यान देना, अब यहां पर आता है कॉन्सेप्ट गंगोत्री या फिर गौमुख का। गंगोत्री या गोमुख से आपकी एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी नदी। उसका क्या नाम है? भागीरथी रिवर। कंफ्यूज मत होना, भागीरथी रिवर एक बार आप लोग देखोगे वेस्ट बंगाल के एरिया में भी, ठीक है। जब गंगा नदी एकदम लास्ट फेज में होगी ना, तो वहां पर भी एक रिवर आती है भागीरथी। दरअसल वहां पे दो सरिताएं आती हैं, एक का नाम पड़ता है हुगली, एक का पड़ता है भागीरथी। तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले भी समझो पंच प्रयाग के अंतर्गत भागीरथी क्या है। तो गंगोत्री से भागीरथी रिवर आ रही है, और आपकी इधर से आ रही थी अलकनंदा। तो अब ये भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलेंगी वहां पर एक प्रयाग का निर्माण होगा, और उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, ठीक है। इतनी बातें ध्यान है, इतनी बात आप क्लियर हो कि देवप्रयाग क्या हो गया? अब समझो भाई, ठीक है। देवप्रयाग से अब जब यहां से रिवर आगे बढ़ रही है, इसको हम लोग कहते हैं गंगा। तो गंगा कोई एक स्पेसिफिक रिवर नहीं है जो कि गंगोत्री से निकली। गंगोत्री से जो रिवर निकली तो उसका नाम था भागीरथी। भागीरथी रिवर जब अलकनंदा से मिली तब उसका नाम पड़ा गंगा। तो गंगा इन सभी प्रमुख नदियों का और सभी पवित्र नदियों का संगम है, इसलिए गंगा बहुत फेमस है। ध्यान समझिएगा आप लोग, गंगा नदी कोई एक स्पेसिफिक धारा नहीं है जो कि गंगोत्री से निकली। गंगोत्री से निकलने वाली रिवर का नाम था भागीरथी। क्या नाम था? भागीरथी। भागीरथी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब गंगा नदी का निर्माण करती है, और यही गंगा नदी आगे बढ़ती है आपकी इस साइड में, ठीक है। आगे चल करके आपको यमुना आकर के यहाँ पर आपको प्रयागराज में मिलती है, तो आपका संगम बनता है यहाँ पर, और ये पूरा पूरा रिवर सिस्टम आपका इस प्रकार से फ्लो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये 5 प्रमुख जो प्रयाग है, उन 5 प्रमुख प्रयागों को याद करो, ठीक है। याद करने का तरीका आप समझो, देखो PNKRT, मैंने ये ट्रिक याद किया हुआ है, ठीक है। आप कहोगे सर इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है। RT से मेरा नाम हो गया, VNK मेरे एक टीचर का नाम था, एक प्रोफेसर का नाम था, तो मैंने वो ट्रिक याद कर लिया कॉलेज टाइम में, ठीक है। क्या है भाई? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। एक बात और क्लियर है भाई, सभी नदियों में अलकनंदा शामिल है। अगर हम विष्णु प्रयाग को भी अलकनंदा नदी का मान लें तो यहाँ पर आप अलकनंदा सब में शामिल है, ठीक है। तो सब में आप बीच में रख लो अलकनंदा का ए, सब में आप बीच में रख लो अलकनंदा का ए, लास्ट में रख लो आप VNKRT, आप रख लो क्या यहाँ पर? आप प्रयागों के नाम VNKRT। अब आपको रख लेंगे एक और नदी जो यहाँ पर आकर के मिल रही है, ठीक है। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को भाई। एक आप लोगों की विष्णु प्रयाग में कौन सी मिल रही थी? धौली गंगा मिल रही थी, ठीक है। नंद प्रयाग में कौन सी मिल रही थी? नंदाकिनी मिल रही थी। कर्ण प्रयाग में आपके यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही थी? पिंडार गंगा मिल रही थी, तो पी रख लो, ठीक है। रुद्र प्रयाग में आपके यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही थी? उसका नाम था मंदाकिनी या फिर काली गंगा, तो एम रख लो, ठीक है। और आपका देव प्रयाग में यहाँ पर आपको मिल रही है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। तो अब याद क्या करना है? दाब, नान, पाक, मार, बाद, ठीक है। दाब, नान, पाक, मार, बाद, ऐसे याद कर लो ये 5 नाम। VNKRT याद कर लो तो ये पंच प्रयाग आपको याद हो जाएगा। पंच प्रयाग यहाँ पर आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं पंच प्रयाग आप लोगों को फिर से रिवाइज भी करा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें भूले ना यहाँ पर, ठीक है। और एक बार आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखो भाई समझो फिर से, सतोपथ ग्लेशियर से, यहाँ पर आपका शतोपथ ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से 2 धाराएं आ रही है, एक का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा। कई बार इसको आप नोटबुक में भी, बुक्स में भी आप इसको अलकनंदा का नाम ही मानोगे, ठीक है। तो बद्रीनाथ से अलकनंदा यहाँ पर आपकी निकल रही है,
या फिर आप इसको अलकनंदा मानो, या फिर अगर स्पेसिफिक प्रश्न पूछा विष्णु गंगा पर तो विष्णु गंगा मानो, ठीक है। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, जिसको हम लोग जोशीमठ भी कहते हैं। इस स्थान से बाद मतलब विष्णु प्रयाग के आगे इस पूरी रिवर का नाम रहेगा आप लोगों का देवप्रयाग तक अलकनंदा, ठीक है। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है, नंदाकिनी रिवर आ रही है, नंद प्रयाग बन रहा है, पिंडार गंगा आ रही है, कड़ प्रयाग बन रहा है, फिर आपकी आ रही केदारनाथ से मंदाकिनी या फिर काली गंगा तो रुद्र प्रयाग बन रहा है, गंगोत्री या फिर गौमुख से आपकी आ रही भागीरथी तो देव प्रयाग बन रहा है, ठीक है। तो अलकनंदा का जो फ्लो है वो विष्णु प्रयाग से देव प्रयाग तक देखने को मिलता है। यहीं पर आपकी 5 प्रमुख प्रयाग बन जाते हैं, 5 प्रमुख प्रयाग आप लोगों को यहीं पर बन जाता है, याद रहेगा इतना। अब देखो आपका यहीं से यमुनोत्री, आगे से आपको यमुनोत्री भी निकलती है, यमुना नदी भी आकर के आपको गंगा के आगे आकर के मिल जाती है प्रयाग के पास, ठीक है। संगम में आपको प्रयागराज में आपको यमुना नदी भी गंगा में मिल जाती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा पंचप्रयाग का। अब एक बात और समझो, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर लोकेटेड है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है किस ईयर में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर लोकेटेड है। आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर बहुत सिंपल है, अलकनंदा। अगर आपका ऑप्शन में अलकनंदा तो अलकनंदा टिक करो, और अलकनंदा वहां पर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या टिक करोगे, विष्णु गंगा टिक करोगे, ठीक है। तो दोनों बात का ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, और कैसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, तो भागीरथी निकलती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। भागीरथी रिवर निकलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग को याद रखने हैं। प्लस प्रश्न ये भी बनता है कि नंद प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया, दाब नान पाक मार बाद, ठीक है। दाब नान पाक मार बाद, ये याद कर लो आप लोग। बीच में अलकनंदा है सब में, आपका लास्ट में VNKRD या पांचों प्रयाग है, और इधर आपकी जो तीसरी नदी है जो कि आपको याद करनी है वो नाम यहाँ पर दिया, ठीक है। तो दाब नान पाक मार बाद, ठीक है। ये क्रम याद रखोगे तो आप लोगों को चीजें यहाँ पर याद हो जाएंगी। अब देखो भाई कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। कुछ यहाँ पर कह रहा है गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी से हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं और गंगा नदी के पूरे मैप को देखेंगे। देखो मैंने मैप आप लोगों के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है पहले से, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने मैप ड्रॉ किया हुआ है तो मैं इसी में चीज़ों को भी थोड़ा गोजूंगा, इसी में चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाने के उद्देश्य मार्क करता चलूंगा। आप लोगों को मैप अलग अलग से बनाना है, आप लोगों को गंगा नदी का पूरा अलग मैप बनाना है, आप लोगों को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का पूरा अलग मैप बनाना है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, समझिएगा भाई। देखो हम गंगा नदी से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा कि गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से आपकी एक रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है, भागीरथी। गंगोत्री से आपकी एक रिवर निकलती है, उसका नाम आप लोगों का है भागीरथी। और अब ध्यान देना भाई, भागीरथी और आपकी अलकनंदा जो देवप्रयाग से, जो उधर से आपकी आ रही थी बद्रीनाथ से होते हुए, ठीक है, वो आपकी आकर के मिलती है कहां पर, देवप्रयाग में, ठीक है। तो ये लोकेशन आपका क्या है, देवप्रयाग। देखो ये जो छोटा सा लोकेशन है ये आपका देवप्रयाग है, ठीक है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, ये कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देवप्रयाग का लोकेशन है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भागीरथी रिवर हो गई आप लोगों की, और ये आपकी अलकनंदा हो गई, ये दोनों आकर के मिल रही हैं। अब इसके बाद जो रिवर बन रही है वो रिवर का नाम है गंगा, ठीक है, उस रिवर का नाम है गंगा। गंगा आगे बढ़ रही है। अब देखो गंगा जब आगे बढ़ेगी ना, तो गंगा के संदर्भ में आप लोगों को 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सी इसके दाएं साइड की नदियां हैं, कौन सी इसकी बाएं साइड की नदियां, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट समझाता हूँ। अब अगर हम गंगा को आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गंगा की बाएं साइड की नदियां। तो गंगा का फ्लो इस डायरेक्शन में है, गंगा का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में फेस करोगे तो ये जो आपका साइड पड़ रहा है ये पड़ रहा है आप लोगों का लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की कौन कौन सी रिवर है पहले उनको एक बार यहाँ पर याद करते हैं, ठीक है। देखो भाई सबसे प्रमुख जो नदी यहाँ पर आप लोगों की है, कुछ नदियों का क्रम, रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोशी, और यहीं पर एक नदी आती है महानंदा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, उसको आप लोग नोट कर लेना, महानंदा, ठीक है, महानंदा। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि गंगा की बाएं तट की नदियां, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट समझो जो कि आप लोगों को याद करना, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो आप लोगों को यहाँ पर समझना है, देखो ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, ठीक है, अगर मैं इस पूरे रिवर सिस्टम को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं तो जो गंगा नदी जब फ्लो करती है, ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ पर बीच में आपको एक लोकेशन पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर देवप्रयाग से आगे, ठीक है, हरिद्वार, नाम आपने सुना होगा हरिद्वार। तो कई बार प्रश्न बनता है कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो वो हरिद्वार का रीजन है। हरिद्वार से गंगा क्या होती है, मैदानी क्षेत्रों में हमें प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। इतना बात क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो कन्नौज के पास, ठीक है,
कन्नौज के पास रामगंगा नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। कन्नौज के पास रामगंगा नदी आकर के यहाँ पर मिलती है। एक प्रश्न और पूछता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका जो ओरिजिन है वो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। तो ध्यान रखना, गोमती रिवर जो आप लोगों की ये है, गोमती रिवर का उद्गम क्षेत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, फुलहर झील, ठीक है। फुलहर झील जो है, जो कि पीलीभीत में है, ध्यान रखिएगा, जो पीलीभीत में है, यहां से क्या होता है कि आपकी गोमती रिवर निकलती है। तो प्रश्न ये पूछा हुआ है यूपीपीसीएस के एग्जाम में कि गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कि मैदानी क्षेत्रों में उद्गम होती है, ओरिजिन करती है, तो वो नदी है गोमती नदी। अब देखो भाई, जो गोमती रिवर आप लोगों की दोस्तों, गोमती रिवर के तट पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ आप लोगों को देखने को मिलता है, तो गोमती रिवर के ही आपको बैंक पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यही गोमती नदी आकर के आपका गाजीपुर के पास, जो मेरा गांव भी है, गाजीपुर के पास आप लोगों का गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी बातें क्लियर रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और बाएं तट की नदियां भी देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक नदी पड़ती है, उसका नाम है घाघरा। घाघरा, घाघरा भी जो है आप लोगों की आकर के, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि यूपी से होकर के फ्लो करती हैं। तो रामगंगा कन्नौज में मिल रही थी, गोमती लखनऊ यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है, और घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा बाएं तट की गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि यूपी से होकर के फ्लो करती हैं। इसके अलावा दो और नदियां जैसे कि गंडक और कोशी, और आप महानंदा को भी ले लो। महानंदा दरअसल बिहार और वेस्ट बंगाल की थोड़ी थोड़ी बाउंड्री से होकर के जाती है, तो ध्यान रखिएगा। गंडक और कोशी ये जो दो रिवर है, ये दोनों रिवर बिहार से होकर के फ्लो करते हैं। गंडक रिवर आपका पटना के अराउंड में मिलता है, कोशी नदी भी वहीं से होकर फ्लो करती है। कोशी नदी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। शोक इसलिए कहते हैं कि कोशी जो है ना, वो अपने ड्रेनेज पैटर्न को लगातार चेंज करती रहती है, अपने रास्ते को लगातार चेंज करती रहती है। मानो अचानक से कोसी नदी यहाँ से फ्लो कर रही थी, कोसी नदी का मन गया कि इधर से फ्लो करते हैं, ठीक है। अब इधर से अगर फ्लो करेगी तो आने वाले रास्ते में जितने भी गांव पड़ेंगे सब तो बर्बाद हो जाएंगे, तो ये समस्या आती है। इसलिए कोशी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं, कोशी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर अभी, अब देखो भाई, मैं आपको थोड़ा सा सब चीज इरेज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखो फिर से। गंगोत्री से आपकी निकली यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका गंगोत्री था, गंगोत्री से आपकी निकली भागीरथी, बद्रीनाथ से आपकी निकली अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग से बनती है गंगा। गंगा आगे बढ़ती है, कन्नौज के पास रामगंगा इससे आकर के बाएं साइड से मिलती है, और आगे बढ़ती है, गोमती रिवर आती है जो कि लखनऊ से होते हुए आती है, और आपकी आकर के, ठीक है, गाजीपुर के निकट, ठीक है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आपकी घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आपकी गंडक और कोशी ये दोनों बिहार में लोकेटेड है, और आपकी एक महानंदा पड़ती है जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री पड़ती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां थी। इतना मैप ड्रॉ कर लो पहले तो आप लोग, एक ऐसा सिंपल सा लाइन बनाओ, सिंपल सा लाइन बनाओ, आप यहाँ पर दिखा दो कि भाई ये गंगोत्री से यहाँ पर आ रही है नदी, ठीक है, यहाँ पर एक सहायक नदी आ रही है आपकी बद्रीनाथ से, ठीक है, ये देवप्रयाग में मिल रही है, और ये आपकी गंगा जा रही है आपकी, यहाँ पर एक रामगंगा हो गई, थाने की रामगंगा हो गई, एक गोमती हो गया, एक आपका घाघरा हो गया, एक गंडक हो गया, एक कोसी हो गया, और एक आप लोगों का महानंदा हो गया। मैं ये क्यों मैपिंग बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न ये पूछता है कि इनकी सहायक नदियों को वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करिए, पश्चिम से पूरब में अरेंज करिए, पश्चिम से पूरब में अरेंज करिए। अब आपको जब पश्चिम से पूरब में अरेंज करना होगा तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना कि रामगंगा किधर है, घाघरा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मत याद कर। देखो हमने जो मैप भी ड्रॉ किया हुआ है ना, बहुत एग्जैक्ट मैप नहीं है, आप उसको अगर मैथमेटिकल स्केल से नापोगे तो बहुत गड़बड़ मैप जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर यह समझना कि डायरेक्शन क्या है, ऑर्डर क्या है नदियों का, तो वो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया बाएं तट की नदियों का। अब आते हैं हम लोग दाएं तट की नदियों पर। एक बात और ध्यान रखो, गंगा की जो बाएं तट की नदियां है ना, गंगा की जो बाएं तट की नदियां, जो लेफ्ट बैंक की नदियां हैं, जनरली वो नदियां हिमालय से होकर के निकलती है। इसको छोड़ करके, गोमती को छोड़ करके, क्यों छोड़ करके भाई, गोमती जो है वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, कहां से, तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। बाकी सभी नदियां जनरली आपको हिमालय से होते हुए दिख जाती है, निकलते हुए, ठीक है, इतनी बात याद रहेंगी। अब यहां पर एक अपवाद और है, जो यमुना नदी है, ध्यान दीजिएगा, जो यमुना नदी है वो गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है। देखो यमुनोत्री से यहां पर निकल रही है, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, एक बात और समझो, यमुनोत्री से जब यमुना नदी निकल के आगे बढ़ रही है, यहीं पर एक रिवर है, उसका नाम है टोन्स रिवर। टोन्स रिवर, टोन्स रिवर यमुना में आकर के यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो टोन्स रिवर यमुना की क्या है, सहायक नदी है।
कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, एक टोन्स रिवर आप लोग और देखने वाले हो अभी, जो कि गंगा की भी सहायक नदी है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। पहले देखो, यमुनोत्री से यमुना नदी निकली, टोन्स नदी आकर के यमुना में मिल गई, और ये नदी फिर अब आगे बढ़ रही है, कहाँ से होते हुए, तो मथुरा आगरा से होते हुए आप लोगों को आगे बढ़ती आ रही है। ठीक है, यमुना नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो आप ध्यान देना यहाँ पर, यमुना नदी में एक नदी है चंबल नदी, ठीक है, एक है बनास रिवर। आपको कैसे याद करना है समझो, चंबल, सिंध, ठीक है, बेतवा और केन, पहले ये रिवर ध्यान रखो। ठीक है, पहले ये रिवर ध्यान रखो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी रिवर क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। किस साइड की सहायक नदियां भाई, तो दाएं तट की सहायक नदियां। चंबल नदी, सिंध नदी, ये सिंधु नदी नहीं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये पूछा था कि सिंध नदी किसकी सहायक नदियां है, लोग सोचने लगे भाई सिंधु नदी तो मुख्य नदी है, प्रश्न ही गलत पूछा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, सिंध नदी एक अलग से नदी है जो कि यमुना में आकर के मिलती है, जो कि यमुना में आकर के मिलती है। ठीक है, बातें क्लियर रहेंगी। तो देखो बात, यमुना नदी आ रही थी मथुरा और आगरा से होते हुए आगे बढ़ रही थी, यहीं पर आपकी चंबल नदी आकर के मिल जाती है। चंबल नदी में अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर आप चंबल नदी में स्पेसिफिक तौर पर ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग, तो चंबल नदी में कुछ नदियां मिलती है, जैसे कि एक बनास रिवर है जो कि चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। आप देखो क्षिप्रा नदी भी यहीं पर जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक काली सिंध नदी है, वो भी चंबल नदी में मिलती है। पार्वती रिवर है, वो भी चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, एक कूनो रिवर है, वो भी चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी मैप ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है कि चंबल की कौन कौन सहायक नदियां हैं, तो बनास, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, कूनो, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब चंबल के बाद आपकी सिंध नदी है जो कि यमुना नदी में मिल रही है। फिर केन और बेतवा तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से केन और बेतवा को इंटरलिंक किया गया, तो ये तो पता ही होना चाहिए। ये चारों, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, यमुना की सहायक नदियां थी, ये बात ध्यान रखना। अब यमुना आगे बढ़ते हुए आ रही है, प्रयागराज में आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। काम यहाँ पर यमुना नदी का खत्म हो चुका है। अब समझना, इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है तमसा, तमसा नदी, और इसी को हम लोग कहते हैं टोन्स रिवर भी, ध्यान रखना। ये टोन्स वही प्रोनाउंसिएशन और वही नाम है जो कि आपने यमुना की सहायक नदी के तौर पर स्टार्टिंग में देखा था। यमुनोत्री से निकलने के बाद एक टोन्स रिवर आकर के मिल रही थी, इसी प्रकार से गंगा नदी में भी प्रयागराज के निकट ही, प्रयागराज जिले में ही लगभग, ठीक है, तमसा और टोन्स ये रिवर भी आकर के यहाँ पर मिलती है। तो नाम उसका तमसा है, कुछ लोग उसको टोन्स भी कहते हैं, कहीं पे आपको टोन्स भी पढ़ने को मिलेगा, तो दोनों नाम ध्यान रखना। ठीक है, इतना याद रखोगे। अब समझो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राइट साइड से, हाँ, राइट साइड से आपको एक और इंपॉर्टेंट नदी आकर के मिल रही है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी निकलती कहाँ से भाई, तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने जो मैप देखा था वहाँ पर आपने देखा भी था, मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, मैकाल पहाड़ी पर एक अमरकंटक चोटी है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी पर एक अमरकंटक चोटी है, तो वहीं पर एक आपकी एक नदी निकल रही है जिसका क्या नाम है, सोन नदी। आपने स्टार्टिंग में भी देखा, जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था ना कि देखो, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें आपने एक पढ़ा था पैटर्न, अरीय पैटर्न या फिर रेडियल पैटर्न। ठीक है, रेडियल पैटर्न का मैंने एग्जांपल दिया था कि अमरकंटक श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी से कौन सी नदी निकल रही थी, सोन निकल रही थी। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, गंगा के दाएं तट से आकर के मिल रही है, तो ये वही सोन नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वही सोन नदी आप लोगों की है। ठीक है, अब देखो, सोन नदी आपकी मैकाले पहाड़ी से अमरकंटक चोटी से निकली, फ्लो करते हुए जा रही है, और जाकर के कहाँ पे मिल रही है आप लोगों की, ये मिल रही है आप लोगों की लगभग पटना से पहले आपकी यहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, तो सोन नदी गंगा की दाएं तट की सहायक नदी है, इतना ध्यान रखना। अब समझो भाई, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी घटना घटती है, घटना यहाँ पर ये घटती है कि जो गंगा नदी है, ध्यान दीजिएगा, जो गंगा नदी है वो यहाँ पर क्या कर रही है, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर क्या कर रही है, ये सब चीज़ें मेरे साथ मैप में ड्रॉ करते चलना, वरना सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। क्लास के बाद आपको फिर से क्लास देखनी पड़ेगी एक बार, हालांकि देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर तो याद हो ही जाएगा। गंगा नदी जब बांग्लादेश और के आगे थोड़ा सा बढ़ती है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तो ये दो अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, दो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। एक जो कि हुगली रिवर आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए आगे बढ़ता है, ध्यान रखना। इसी हुगली नदी के तट पर आपकी यहाँ पर एक लोकेटेड है क्या, कलकत्ता, कलकत्ता। इसीलिए कलकत्ता को हम लोग समुद्री बंदरगाह नहीं मानते, क्योंकि ये खुला बंदरगाह नहीं है, आपको हुगली नदी से होकर के वहां पर जाना पड़ेगा, हुगली रिवर से होकर के जाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी हुगली नदी में एक नदी यहाँ पर आकर के और मिलती है, उसका नाम है दामोदर। ठीक है, दामोदर, दामोदर छोटा नागपुर का पठार होते हुए आकर के आपकी हुगली नदी में मिल जाती है। अब गंगा की जो दूसरी एक ब्रांच बच गई, उस ब्रांच को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं भागीरथी। अब आपको समझ में आ रहा कुछ चीजें, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि भागीरथी नदी आप लोगों को एक लास्ट में भी देखने को मिलेगा। आपने एक स्टार्टिंग में भागीरथी देखा जो कि गंगोत्री से निकल रही थी,
आप एक लास्ट में भागीरथी देख रहे हो, जो कि जब गंगा नदी आपकी हुगली और भागीरथी दो वितरिकाओं में डिवाइड होती है तो उसका नाम पड़ता है भागीरथी रिवर। क्या पड़ता है? भागीरथी रिवर। इतना याद रहेगा कॉन्सेप्ट। तो भागीरथी रिवर क्या होती है ध्यान रखिएगा, हुगली नदी क्या होती है ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझो, कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझो। ये आपका गंगा रिवर सिस्टम का पूरा पैटर्न यहाँ पर हो गया। जैसे आप प्रश्न क्या पूछता है पता है, प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कुछ कुछ कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र सबसे सर्वाधिक है। आपको ऑप्शन दे देगा गंगा की कुछ सहायक नदियों का नाम, ठीक है, गंगा की कुछ सहायक नदियों का नाम। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमारा एक प्रश्न पूछा हुआ था एक बार, आप लोगों से यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ कि महानंदा, ठीक है, महानंदा कौन सी नदी थी याद है ना, कोशी के बाद आपके यहाँ पर एक महानंदा आ रही थी, ठीक है, महानंदा। फिर आपकी राइट साइड से आ रही थी सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकल रही थी, सोन नदी। थर्ड आप लोगों को यहाँ पर दे देगा नाम रामगंगा, और चौथा दे देगा गंडक। इन चारों में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? ये प्रश्न पूछा हुआ है आरओ के द्वार 17 के पेपर में, द्वार 17 के पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी नदियों में सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा, जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे ज्यादा आपका किसका है? सोन रिवर का है, ठीक है, सोन रिवर का। ये फैक्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ऐसे ही प्रश्न कुछ और भी पूछता है भाई, प्रश्न पूछता है कि मोरीबंद डेल्टा का निर्माण कहाँ पर होता है। मैंने आप लोगों से कहा देखो मोरीबंद डेल्टा कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस के 2019 के पेपर में। 2019 के पेपर में प्रश्न पूछा था कि मोरीबंद डेल्टा कहाँ पर है, ठीक है। देखो गंगा नदी जब आगे बढ़ती है ना, भागीरथी बनती है, फिर आपकी हुगली बन जाती है, फिर आपके उधर से ब्रह्मपुत्र भी आएगी, ब्रह्मपुत्र को भी हम लोग रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी जब आएगी तो वो आपकी यहाँ पर आके क्या करती है, ठीक है, कई सारे डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। यहीं पर एक बंगाल डेल्टा का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं मोरीबंद डेल्टा, ठीक है। तो मोरीबंद डेल्टा कहाँ पर है? बंगाल डेल्टा का ये पार्ट है, बंगाल डेल्टा का ही पार्ट है। इतने पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, याद रहेगा। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर प्रदेश से होकर फ्लो नहीं करती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर के फ्लो नहीं करती है। भाई आपको ऑप्शन दे देगा यही कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। तो गंडक और कोशी ऐसी रिवर है जो कि बिहार से होकर फ्लो करती है, यूपी से होकर फ्लो नहीं करती है, ठीक है। ये यूपी आरओ के 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही प्रश्न पूरे एग्जाम में आपके बनकर के आएंगे। इसके लिए आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब समझो मैं जो यहाँ पर चीजें डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, उसको आप लोग को यहाँ पर पैरेलली बनाते भी चलना है, ठीक है। एक तो ये मैं मैप आपको दूंगा, जो मैप मैं बनाया हुआ हूँ, इस मैप के साथ साथ आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को अपना भी एक रफ मैप बनाना है। अगर आप मैप नहीं बना रहे हो तो ऑक्सफोर्ड की बुक रखो अपने साथ, एटलस रखो, उस एटलस में चीजों को ड्रॉ करते चलो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक सिस्टम और बचा हुआ है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के संदर्भ में, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट समझो। ब्रह्मपुत्र रिवर के संदर्भ में ना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, वही मानसरोवर झील के चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में है, ठीक है। अब कैलाश रेंज कहाँ पर है, चेमांगयुंगडुंग कहाँ पर है, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, मैंने सिंधु नदी के सिस्टम में सबको समझाया हुआ है। दक्षिणी तिब्बत में जब रिवर निकलती है इसका नाम रहता है सांगपो। जैसे आपने देखा था कि सिंधु नदी जब निकल रही थी यहाँ से, उसका नाम क्या था, खिब्बी नहीं, भुला गए शेर का मुंह, कुछ नाम बताओ, खिब्बी सिब्बन, सिंगी खब्बन, ठीक है, देखो सिंगी खब्बन ये इनका नाम था सिंधु नदी का जब वहां से निकल रही थी। तो इसी प्रकार से तिब्बती क्षेत्र में जब ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है तो उसका नाम पड़ता है यहाँ पर क्या, सांगपो। ध्यान ध्यान रखना भाई, नाम है बहुत क्लियर लिखा हुआ है सांगपो। सांगपो का मतलब होता है शोधक, मतलब प्यूरिफायर, जो आपकी अशुद्धियों को शुद्ध कर सके, ठीक है। तो ये शोधक नाम रहता है सांगपो, इसका यहाँ पर नाम है, ठीक है। अब यही सांगपो रिवर जब आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ करके आपका ये दिहांग नदी कहलाती है। मैं दिहांग डिस्कस करूंगा अभी। अरुणाचल प्रदेश के सदिया से, देखो वहां पर नामचा बरवा एक पूरी श्रेणी है, नामचा बरवा श्रेणी की सबसे उच्च चोटी है नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। नामचा बरवा जो चोटी है उस अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सर्च भी मैंने किया कि नामचा बरवा चोटी है कहाँ पर, ठीक है। देखो नामचा बरवा जो पूरी श्रेणी है वो तो आपका इंडिया और तिब्बत दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि वो अरुणाचल हिमाचल का पूरा हिस्सा है। लेकिन नामचा बरवा जो चोटी है वो भारत में है, ऐसा मैंने कई जगह पर देखा है, ये एक फैक्ट मैंने इसको स्टडी किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बताना। तो वही नामचा बरवा से क्या करती है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी जिसका नाम सांगपो था या फिर दिहांग था, वो नदी वहां से मुड़ जाती है, ठीक है, और मुड़ करके धीरे धीरे अब भारत में प्रवेश करना प्रारंभ करेगी। अब जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर इसका नाम आगे चलकर बहुत बार चेंज होगा। तो वो कैसे कैसे चेंज होगा अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो देखो मैं गंगा रिवर का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। हम लोग अब डिस्कस करने वाला है केवल ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा पैटर्न, ठीक है, केवल ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा पैटर्न। देखो ये आपका था क्या, ये आपका था
चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर, ये आपका था चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, याद रहेगा ये बात, ध्यान रखिए बात, ये आपका चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है और यहाँ से क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है। हालांकि इसका ओरिजिन नाम क्या है तिब्बत में, सांगपो। सांगपो का मतलब क्या है, प्यूरिफायर, मतलब शोधक नाम इसका है। ठीक है, शोधक नाम है। अब ये सांगपो रिवर जो है वो नामचा बरवा से होते हुए आपको आगे मुड़ते हुए दिखाई देती है। ठीक है, नामचा बरवा से होकर के मुड़ेगी ये, तब इसका नाम यहाँ पर धीरे धीरे चेंज होना प्रारंभ होगा। ठीक है, तब इसका नाम यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होना प्रारंभ होगा। यहीं पर दो नदियां इसकी आपकी, ध्यान देखो, राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से इसकी दो नदियां आती है, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित क्या है, लेफ्ट साइड से आने वाली नदियां हैं जो कि आकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है असम के मैदानी क्षेत्र से होते हुए, शिलांग के पठार से होते हुए, आपके बांग्लादेश से होते हुए, फिर जाकर के बंगाली खाड़ी में पानी गिरा देती है। ठीक है, इस बीच में देखो क्या होता है, दिबांग और लोहित तो उसकी सहायक नदियां तीन ही थी लेफ्ट साइड की। राइट साइड की यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान देना आप लोग, तो सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता, ये क्रम ध्यान रखना, सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता, ये जो प्रमुख नदियां हैं ये आकर के आपकी, ठीक है, राइट साइड से इसकी सहायक नदियां बन जाती है, सहायक नदी बन जाती है। देखो, तिस्ता वही नदी है जो कि पहले गंगा की सहायक नदी थी। जल नदी अपहरण का जो कॉन्सेप्ट हिमालय नदियों में देखने को मिलता है, इसी के परिणाम स्वरूप ये गंगा नदी को छोड़ करके अब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ होली है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अब यहाँ पर होली है, इतनी बात याद रहेंगी। अब देखो, जब यहाँ पर आपकी ये सहायक नदी आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, मैं और फिर समझा दे रहा हूँ। जब ये सांगपो रिवर आपकी नामचा बरवा से होकर के मुड़ रही है, तो इसका नाम कुछ देर तक पड़ता है दिबांग तक, इसका नाम पड़ता है दिहांग। क्या नाम पड़ता है, दिहांग। अब पहले हम ब्रह्मपुत्र का नाम देख रहे हैं एक बार लाइन से, पहले आपने सांगपो नाम देखा था, अब आप यहाँ पर दिहांग नाम देख रहे हो। अब ये दिहांग रिवर जब और आगे बढ़ रही है, ठीक है, दिहांग रिवर जब यहाँ पर आप लोगों का और आगे बढ़ रही है, तो भारत के अरुणाचल के सदिया और असम के धुबरी, असम के धुबरी इस क्षेत्रों से होते हुए फैलती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो अरुणाचल के सदिया, असम के धुबरी से फ्लो करते हुए आपका ये आगे बढ़ रही है। इन सब क्षेत्रों में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदी आकर के अपना पानी ड्रॉप कर रही हैं। शिलांग के पठार से जब होते हुए आगे बढ़ती है, अब यहाँ पर इसका नाम चेंज होना प्रारंभ होगा। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर चेंज होना प्रारंभ होगा। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, यहाँ पर तिस्ता के मिलने के बाद, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तिस्ता रिवर इससे आकर के मिल चुकी है। तिस्ता के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ जाता है यहाँ पर इस येलो वाले रीजन में, इसका नाम पड़ता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। जमुना रिवर जो आपकी गंगा नदी आ रही थी, गंगा की दो वितरिकाएं बन चुकी हैं यहाँ तक आने आते आते। एक वितरिका का नाम आपका हुगली है और एक का नाम है भगीरथी। तो भगीरथी जो वितरिका है, वो वितरिका जब आपकी जमुना नदी में मिलती है तो इसका यहाँ पर नाम पड़ता है पद्मा। क्या नाम पड़ता है, पद्मा। और ये पद्मा रिवर जब और आगे बढ़ रही है तो आपको बीच में दो नदियां यहाँ पर, और एक नदी यहाँ पर आगे और मिलती है, उसका नाम है बराक नदी। इसका नाम यहाँ पर है बराक नदी, या फिर इसको हम मेघना नदी भी कहते हैं, मेघना रिवर भी कहते हैं। ये मणिपुर से होते हुए आ रही है आप लोगों की, मणिपुर से आप लोगों की होते हुए आ रही है बराक या फिर मेघना नदी, और आकर के इस पद्मा नदी में मिल जाती है। और जब पद्मा में मिलती है तो इसका फाइनल नाम पड़ जाता है मेघना। तो ये पूरी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां जब अपना पानी समुद्र में गिरा रही होती हैं, तो जो इसका नाम रहता है वो नाम रहता है मेघना नाम। इसका नाम यहाँ पे क्या रहता है, मेघना। इसका नाम यहाँ पर रहता है मेघना। इतनी बात याद रहेंगी। फिर से समझाता हूँ, देखो ब्रह्मपुत्र नदी को मैं फिर समझाता हूँ। चिमांगयुंडुंग ग्लेशियर से निकल रही थी मानसरोवर के निकट, यहाँ से निकली तो उसका नाम था सांगपो। सांगपो नदी नामचा बरवा से होते हुए जब आ रही है तो जब भारत में प्रवेश कर उसका नाम पड़ा दिहांग। दिहांग नदी यहाँ पर कहला रही है। लेकिन फिर इसकी एक सहायक नदी आती है लेफ्ट साइड से, इसका नाम है दिबांग। दिबांग जब मिलेगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा फिर से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अब यहाँ पर ये हो चुकी है। दिबांग और लोहित आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है। लेफ्ट साइड से एक और नदी यहाँ पर आती है, उसका नाम है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी, ठीक है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। राइट साइड से इसमें आपको नदी आ रही है सुबनसिरी, मानस, संकोच और तिस्ता। तिस्ता वही नदी है जिसका अपहरण हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। मानस ये वही नदी है, ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र के इसी नदी सिस्टम में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है माजुली आइलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। ठीक है, माजुली आइलैंड, इसको एक जिला भी घोषित यहाँ पर किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नदी जिला पहला भी एक वो भारत का। तो माजुली आइलैंड यहीं पर लोकेटेड है। अब ये आपकी आगे बढ़ रही है, पूरे भारत में फ्लो कर रही है। तो अरुणाचल के आपका यहाँ पर सदिया और असम के धुबरी इससे फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश कर रही है, तिस्ता नदी से मिल रही है, इसका नाम यहाँ पर चेंज हो रहा है, जमुना रखा जा रहा है। जमुना जब आगे बढ़ रही है, गंगा की एक वितरिका जिसका नाम भागीरथी था उससे जब मिल रही है, इसका नाम है पड़ रहा है पद्मा। पद्मा आगे और बढ़ रही है, इसका नाम पड़ रहा है मेघना। क्या पड़ रहा है, मेघना। अब ये पूरा रिवर सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान
रखना है। ठीक है, ये पूरा रिवर सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रहेगा। देखो यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत टफ है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज भी कराता हूँ। देखो मैं गंगा नदी का सिस्टम रिवाइज कराता हूँ पहले आप लोगों को। इंडस रिवर सिस्टम तो बहुत सिंपल था, उसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। आपको बस यहाँ पर ये याद रखना था कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम कर रही है। हमने सिंधु नदी का उद्गम देख ही लिया था कि चिमांगनुंग ग्लेशियर से, कैलाश पर्वत श्रृंखला है, मानसरोवर है, कैलाश पर्वत श्रृंखला काराकोरम का विस्तार है, काराकोरम और लद्दाख के मध्य से श्योक रिवर आ रही है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से आप लोगों के यहाँ पर सिंधु नदी फ्लो कर रही है लेह से होते हुए। ठीक है, इसका नाम सिंघी खब्बन है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन नदियों को हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट से क्लासिफाइड करते हैं, CJI और RBS। ठीक है, RBS ये क्रम हम लोग को ध्यान रखना है। CJI आपकी वेस्टर्न रिवर है, RBS आपकी ईस्टर्न रिवर है। तो RBS पर भारत का पूरा कब्जा, CJI पर भारत का लिमिटेड कब्जा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो, इतनी बातें श्योर हो। इन नदियों के बारे में मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद कराते हैं, कौन कहाँ से निकलती है वो आप लोग ध्यान रखना। अब चीजें समझो। और अगर हम पंचप्रयाग की बात करें तो पंचप्रयाग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से आपकी 2 प्रमुख धाराएं निकल रही हैं, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। विष्णु गंगा को कई बार अलकनंदा भी कहा जाता है। तो बद्रीनाथ से जब आपके यहाँ पे अलकनंदा आ रही है और धौली गंगा आ रही है, मिलती है विष्णुप्रयाग में, जिसको हम जोशीमठ कहते हैं। तो V हो गया सबसे पहले, B, फिर N, फिर K, फिर R, फिर D। तो विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। सब में एक नदी बहुत क्लियर है, अलकनंदा। ये सब में A लिख दो। उसके बाद आप लोग याद करना दाव। ठीक है, दाव, नान, पाक, मार, बाद। ठीक है, तो आप लोगों की ये 5 प्रयाग यहाँ पर आप लोगों को याद हो गया। अब यहीं पर देखो क्या हो रहा है कि यमुनोत्री भी यहाँ पर निकल रही है। इसकी एक सहायक नदी है टोंस। ठीक है, टोंस। टोंस एक और नदी है, इसको हम लोग तमसा क्या नाम देते हैं, तमसा। तमसा, हाँ, तमसा नदी भी कहते हैं, जो कि गंगा में आकर के प्रयागराज के पास मिल रही है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। अब समझो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसमें आपकी लेफ्ट साइड की जो प्रमुख नदी है उनका नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ध्यान रहेगा, इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंडक, कोसी बिहार में पड़ता है, महानंदा दोनों के बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, गंगा की अगर हम राइट साइड की सहायक नदियां देखें तो सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना। यमुना नदी एक हिमालयी नदी है, ये बात ध्यान रखना। तो हिमालय एकमात्र ऐसी हिमालय नदी है गंगा की जो कि राइट साइड से आकर के मिल रही है। ठीक है, इसमें गोमती नदी जो थी, जो मैदानी क्षेत्र से निकल रही थी, ये बात भी हमने यहाँ पर देखा। यमुना नदी फ्लो कर रही है। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ये सारी नदियां आकर के आपकी मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज से आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको एक तमसा और टोम्स ये नदियां मिलती है। फिर आपको मिलती है सोन और फिर आपको मिलती है दामोदर। दामोदर मिलती है आपको भागीरथी, सॉरी ये हुगली ब्रांच से। ठीक है, हुगली ब्रांच से आप लोगों के यहाँ पर दामोदर नदी मिलती है। ठीक है, अब समझना भाई। अब अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें यहीं पर, तो ब्रह्मपुत्र आपका निकल रहा है चिमांगयुंडुंग ग्लेशियर से, उसका नाम है सांगपो। सांगपो आगे बढ़ रहा है, नामचा पर्वत से होकर के आ रहा है, वहां पर नाम पड़ा दिहांग। दिहांग जब आगे बढ़ा तो नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश कर रहा है तीसरा नदी से मिलने के बाद, तो उसका नाम पड़ा आप लोगों को जमुना। जमुना का नाम पड़ा पद्मा। पद्मा का नाम पड़ा मेघना। ये सारा नाम भी ध्यान रखना, कई बार नमवा पूछ लेता कि ये जमुना कौन सी है, पद्मा कौन सी, मेघना कौन सी है, या फिर किस नदी से मिलने के बाद इसका नाम मेघना पड़ा, किस नदी से मिलने के बाद इसका पद्मा नाम पड़ रहा है। इतनी बात याद रहेंगी ना। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस पूरी क्लास में हमने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इस पूरे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन पूरे सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस किया है। पूरे सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप कि पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। देखो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मैपिंग है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ड्रॉ करो, क्लास को ना हो तो 2 बार देखो आप लोग। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास को कम से कम 2 बार देखो। 2 बार देखोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। जब याद हो जाएंगी तब फिर मैपिंग या प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो ये क्लास करो आप लोग। क्लास का फीडबैक जरूर देना, क्लास कितनी समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत लग रहा है आप लोगों को। अगर आपको लगता है कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत है उसको भी कमेंट करके बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं उसको क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, हालांकि सब कुछ सही है, मैंने बहुत एफर्ट किया हुआ है इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर दोगे। प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिए, प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी चल रही है। यूपीपीसीएस की भी चल रही है, यूपीआरओ की भी चल रही है। दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो साथ में मिल करके, बड़ा मजा आने वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।